Hello dear viewers of the educators, we hope that you all are fine and doing well। और हमारी दुआएं आपके लिए ऐसे ही हैं कि आप ठीक रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, सेफ़ रहें। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, व्हाट इज़ इंडिफरेंस शेड्यूल, व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व एंड व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द मेन लेक्चर, हमको सबसे पहले ये जानना है कि दिस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दैट द थ्योरी वाज बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय एलन एंड हिग्स, ये है क्या, ये क्यों बनी, सबसे बेसिक सवाल। कुछ क्रिटिसिज्म थे दैट मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस हैड फेस्ड, जैसे कि दे हैड अज्यूम्ड दैट इन एन इकोनॉमी देयर इज़ ओनली अ सिंगल कमोडिटी मॉडल। मतलब उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया इकोनॉमी में जहाँ पे सिर्फ सिंगल मॉडल था, सिंगल कमोडिटी मॉडल था, कि वहाँ पे सिर्फ कंजम्पशन के लिए सिर्फ एक कमोडिटी अवेलेबल थी। बट दिस पॉइंट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, क्या कि असलियत में हमारे पास सिर्फ एक कमोडिटी नहीं होती है जो हम कंज्यूम करते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ कमोडिटीज़ बिटवीन विच द कंज्यूमर हैज़ टू चूज, हैज़ टू मेक हिज चॉइस। So the first criticism that theory marginal utility analysis had faced was a single commodity model. Another thing is that they had assumed marginal utility, the theorist of marginal utility analyst has assumed कि utility can be measured. They had assumed the utility to be cardinal, means जिस तरीके से हम किसी भी कमोडिटी को नापते हैं, उसका वेट, उसका साइज़, उसका टेक्सचर, उसका कलर। फॉर एग्जांपल अगर हम लिक्विड की बात करें तो नॉर्मली वी मेजर इन लीटर्स। अगर हम किसी चीज़ का वेट नापते हैं तो नॉर्मली वी मेजर इन केजीज़ और मिलीग्राम्स एक्सेट्रा। इसी तरीके से उन थ्योरिस्ट ने अज्यूम किया था कि यूटिलिटी को भी नाप सकते हैं इन इमेजिनरी यूनिट दैट इज़ नोन एज यूटिल्स। बट इन रियलिटी यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। एलन और हिग्स ने, जिन्होंने फॉर्मुलेशन किया इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का, उन्होंने कहा कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, यूटिलिटी कैन ओनली बी कंपेयर्ड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये दो पेन हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमें ये पेन ज़्यादा अच्छा लगता है या ये पेन ज़्यादा अच्छा लगता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 रुपये का अच्छा लगता है, ये 4 रुपये का अच्छा लगता है। ये सिर्फ बच्चे कह सकते हैं। अगर बच्चों से आप पूछें तो बच्चे अक्सर आपको कहते सुनेंगे, मम्मी को कितना प्यार करते हो, वो कहेंगे मम्मी को इतना प्यार करते हैं, पापा को इतना प्यार करते हैं। तो बच्चे तो नाप सकते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो नापी नहीं जा सकती, जो एब्स्ट्रैक्ट होती है। बट इन रियलिटी द एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी ऑफ एनी कमोडिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ की यूटिलिटी मेजर हो सकती है या कौन सी चीज़ बेसिकली मेजर हो सकती है, तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि जो भी चीज़, द थिंग विच इज़ एम्बेडेड इन अ कमोडिटी, वो क्वालिटी जो किसी कमोडिटी के अंदर मौजूद होती है, दैट थिंग कैन बी मेजर्ड। से फॉर एग्जाम्पल दिस पेन ऑफ माइन इज़ ऑफ ब्लैक कलर एंड ऑफ गोल्डन कलर, सो दिस कैन बी मेजर्ड। इसको समझ सकते हैं कि हाँ ये कौन सा कलर है। द वेट ऑफ दिस पेन कैन ऑल्सो बी मेजर्ड, द साइज ऑफ दिस पेन कैन ऑल्सो बी मेजर्ड, बिकॉज दीज क्वालिटीज़ आर एम्बेडेड इन दिस पर्टिकुलर पेन। बट यू कैन नॉट से कि ये पेन हमें कितना अच्छा लगता है, बिकॉज द स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज़ नॉट एम्बेडेड इन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, इट इज़ एम्बेडेड इन अवर माइंड। इट डिपेंड्स अपॉन द साइकोलॉजी ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। या हम कह सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। यही शर्ट जो हम पहने हुए हैं ये हमको ही अच्छी लगती है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, डिफरेंट स्टेजेस या जो कह सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ पे हमें ये शर्ट हम हमेशा नहीं अच्छी लगती है, कभी अच्छी लगती है, कभी नहीं अच्छी लगती है। इसी तरीके से ये शर्ट हमें जितनी अच्छी लगती है, हो सकता है आपको ना अच्छी लग रही हो। तो इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज़ सब्जेक्टिव एंड इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हम लोग आते हैं मेन अब थ्योरी पे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की थ्योरी पे। क्या है इंडिफरेंस कर्व थ्योरी एनालिसिस? सबसे पहले हमको समझना होगा कि व्हाट आर द अजम्पशंस, बेसिकली व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। द फर्स्ट अजम्पशन इज द कंज्यूमर शुड बी रेशनल। रेशनल मीन्स ही शुड मेक हिज परचेजेस, ही शुड मेक हिज चॉइसेस ऑन द बेसिस ऑफ हिज माइंड सेट, ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेशनैलिटी। वो ट्राई करे कि वो कम से कम पैसे में अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ कर ले, इस तरह से अपने पैसे को खर्च करे कि अपने पैसे को बेस्ट ऑल्टरनेटिव पे खर्च करे। कंजूसी नहीं है मुराद इससे,
कंजूसी का मतलब क्या है कि हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की, हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी शर्ट में हल्का सा फट गई हमारी शर्ट, अब वो बदलने की ज़रूरत है। कंजूसी किसको कहते हैं? माइजरनेस किसको कहते हैं? हम शर्ट पहन ही नहीं रहे, भाई फटी शर्ट पहने टहल रहे हैं, दिस इज़ माइजरनेस। हमें ज़रूरत है, हमारे पास पैसे भी हैं बट हम नहीं खरीद रहे हैं, दिस इज़ माइजरनेस। दिस इज़ नॉट कम इन टू द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको हम रैशनैलिटी नहीं कहते। रैशनैलिटी क्या है? हम जब मार्केट में शर्ट ख़रीदने जाएं तो हम अपने गिवन पैसों से इतनी अच्छी शर्ट ख़रीदें कि हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए, हम बहुत सोच समझ के ख़रीदें। दिस इज़ रैशनैलिटी, द फर्स्ट अजम्पशन इज़ रैशनैलिटी। देन indifference curve analysis assumes that the consumer should have the transitivity in the choice and should be consistent in his purchase. Say for example, if there are three different options A, B and C, and the consumer prefers A over B and B over C. So if he is preferring A over B and C, so he continues to prefer A over B and C. And if there are three different options A, B and C available, all the three options are available at the same time, then he will always prefer the consumption of commodity A. This is consistency and transitivity of choice. हम आगे बात करते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अब उसके बाद एक चीज़ ये है कि यूटिलिटी को यहाँ पे ऑर्डिनल है, यूटिलिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यू कैन नॉट एक्चुअली मेजर द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी। सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? Indifference curve is a curve that shows the various combination of two commodities. Say for example, if there are two commodities X and Y. So indifference curve shows the combination of these two commodities which gives the consumer equal satisfaction. For example, this is a consumer. Here, these two commodities are consumed by this consumer. And this indifference curve shows the combination of these two commodities X and Y that gives equal level of satisfaction to the consumer, thereby making this consumer indifferent. So after consuming these two commodities, the combination of these two commodities X and Y, the consumer is gaining the equal satisfaction and has become indifferent. So along the curve, the consumer has an equal preference for the combination of the goods shown, that is indifferent about any combination of the good on the curve. So if you just talk about the definition, if you just say that I should write the definition, so definition should be like that. The IC curve, I am writing down the, sorry, IC means indifference curve shows a combination of two goods that gives the consumer, that gives a consumer equal level of satisfaction. This is the definition that will be sufficient for you in your examinations and in the vivas. You can just add this and utility, thereby making the consumer indifferent, and this consumption pattern will make the consumer indifferent. So this is the basic definition of indifference curve. And as I had already discussed, what are the assumptions of you can say this indifference analysis. If for note, मैं पहले बात कर चुका हूँ इस बारे में, बट मैं इसको नोट्स की तरह बता दूँ कि the assumption talk about the rationality of the consumer. The second one was transitivity.
and consistency. Moreover, diminishing, this is the third point, diminishing MRS, marginal rate of substitution. Now, ordinal utility means you can compare between two different objects. Sorry, cardinal, not the, हम लिखना चाह रहे थे cardinal, not the ordinal utility. You can also write ordinal utility. So now moving towards the indifference. Schedule. There can be many pronunciation as schedule, etc., etc., but I prefer to say schedule. So if we assume there are two commodities, that is food and you can say clothes, and here in this column we will assume MRS means marginal rate of substitution. हम अलग से marginal rate of substitution के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसी में एक पॉइंट है उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे. इन शॉर्ट, फूड फॉर एग्जांपल अगर हम कॉम्बिनेशन ए की बात करें, सो इन कॉम्बिनेशन ए वी आर टेकिंग 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 10 यूनिट ऑफ क्लोथ्स. सिमिलरली इन द कॉम्बिनेशन बी वी आर टेकिंग 2 यूनिट्स ऑफ फूड एंड यू कैन से 7 यूनिट्स ऑफ क्लोथ. In the combination C, we are using, we are preferring 3 units of food and 4, say for example 5 units of clothes. And in combination D, we are assuming 4 units of food as well as 4 units of cloth. So here you can see that the consumption of the food has been increasing from 1, 2, 3 and 4, but the consumption of clothes is continuously falling. Because we have the limited resources, therefore in order to increase the consumption of one commodity we have to forego another commodity. अपने given और सीमित बजट में हम दोनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, it is but obvious. तो हमें कहीं ना कहीं अपनी एक चीज़ को forego करना पड़ेगा, उसके कंजम्पशन को हमें छोड़ना पड़ेगा. मीन्स अगर आप देखें यहाँ पे तो फूड का कंजम्पशन लगातार हमारा बढ़ रहा है और क्लोथ का कंजम्पशन हमारा लगातार कम हो रहा है. ऐसा क्यों? इसकी वजह है लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारे पास सीमित रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, अभाव है. इस वजह से हम ऐसा करते हैं कि हम एक चीज़ को कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ का कंजम्पशन को छोड़ देते हैं. अब आती है बात कि हमारे सामने दो तरह के प्राइसेस होते हैं. एक तो ये कि फॉर एग्जांपल 1 यूनिट ऑफ फूड अगर हम मार्केट में लेने जाएं तो ये 1 यूनिट ऑफ फूड हमें फॉर एग्जांपल 10 रुपए का मिलता है, ये इसका एब्सोल्यूट प्राइस. दूसरा ये है, दूसरा होता है रिलेटिव प्राइस. रिलेटिव मतलब इन रिलेशन टू, ये हो गया एब्सोल्यूट प्राइस. दूसरा हम मानते हैं रिलेटिव. रिलेटिव का मतलब हो गया दूसरे के रिलेशन में. फॉर एग्जांपल अगर 1 यूनिट ऑफ फूड 10 रुपए का है और इसी पॉइंट पे हम बात करें कि 1 यूनिट ऑफ क्लोथ जो है वो 5 रुपए का है, से फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये है कि एक खाने में 1 यूनिट ऑफ फूड में 2 कपड़े आ जाएंगे, 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथ आ जाएंगे. तो हमने देखा कि अगर हमने क्लोथ्स की अलग बात करी तो 1 यूनिट ऑफ क्लोथ 5 रुपीज़ का है, 1 यूनिट ऑफ खाना फूड 10 रुपए का है. बट इफ वी आर कंपेयरिंग इट इन रिलेशन, इट इन रिलेटिव सेंस, देन वी आर सीइंग, वी आर फोकसिंग ऑन 1 यूनिट ऑफ फूड विल बी इक्वल्स टू 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथ. उसी पैसे में या तो 2 कपड़े ले ले इंसान या 1 यूनिट ऑफ फूड ले ले. तो यहाँ पे भी यही चीज़ हमें देखने को मिलती है दैट इफ वी आर इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ फूड plus 1, we are foregoing 3 units of cloth. Means you can say in the technical terms that the price of relative price of food here is 3 units of cloth. That means for 1 unit of food you are foregoing 3 units of clothes. Similarly again
If you are increasing one more unit of food, you are foregoing 2 units of clothes. So here 1 is equals to 2. In order to increase the consumption of 1, you have to forego 2 units of clothes. Similarly, अगर हम एक और फूड बढ़ाएं तो हमें 1 यूनिट ऑफ क्लोथ को फोरगो करना पड़ेगा. So here the ratio will be 1:1. So this is MRS. MRS basically क्या है? Marginal rate of substitution, the rate at which we forego one commodity in order to increase the consumption of another commodity. And this MRS, you have to be sure, this MRS is decreasing. क्योंकि हम पहली बार में 1 यूनिट ऑफ फूड के लिए 3 कपड़े छोड़ रहे थे, मतलब 3 कपड़ों के दाम पे हम 1 यूनिट ऑफ फूड ले रहे थे. फिर हमने 2 यूनिट ऑफ फूड के क्लोथ के दाम पे हमने 1 यूनिट ऑफ फूड लिया, और आखिरी में हमने 1 यूनिट ऑफ क्लोथ फोरगो करना पसंद किया 1 यूनिट ऑफ फूड के लिए. क्यों? क्योंकि लगातार MRS डिक्रीजिंग क्यों है? वाई MRS इज डिक्रीजिंग, ये एक सवाल है. तो MRS इज डिक्रीजिंग बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसके बारे में हम एक अलग सी वीडियो लेक्चर बना चुके हैं. हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कार्ड्स में दे देंगे, आप इसको देख सकते हैं कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इन शॉर्ट में बात कर लूँ अगर, कि क्योंकि हम जैसे जैसे खाना खाते जा रहे हैं हमारी भूख मिटती जा रही है. क्योंकि हमारी भूख मिटती जा रही है इसलिए पहले क्योंकि बहुत भूख ज़्यादा लग रही थी इसलिए 3 कपड़े हम कहते ले जाओ, 3 कपड़े ले जाओ लेकिन 1 रोटी दे दो. फिर हमने कहा अब हमारी भूख और कम हुई तो हमने कहा 1 रोटी दे दो, भले 2 कपड़े ले जाओ. पहले 3 कपड़े देने को तैयार थे लेकिन अब 2. इसी तरीके से जैसे जैसे भूख मिटती गई वैसे वैसे कपड़ों की क्वांटिटी जो हम फोरगो कर रहे हैं वो देखिए 3 से 2 हो गई और 2 से एट लास्ट 1 हो गई. सो आपने ये देखा कि MRS डिक्रीजिंग ट्रेंड में है. और क्यों डिक्रीजिंग ट्रेंड में? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन. नाउ हमें बात करनी है इंडिफरेंस कर्व के बारे में. सो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? हमने शेड्यूल में देखा कि हमारे पास 2 कमोडिटीज़ थी. हम ये मानते हैं कि वाई एक्सिस पे हम क्लोथ्स लेते हैं एंड ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग द क्वांटिटी ऑफ फूड एंड दिस इज द ओरिजिन पॉइंट. हमने ये देखा था कि ऑन 1 यूनिट ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1 यूनिट ऑफ फूड, तो हमारे सामने ऑप्शन था कि दैट वी आर टेकिंग 10 यूनिट्स ऑफ क्लोथ्स. सिमिलरली 7 यूनिट ऑफ फूड पे हमारे सामने 2 यूनिट्स ऑफ फूड था. 5 यूनिट ऑफ क्लोथ जब हमने लिया तो हमारे सामने 3 यूनिट्स ऑफ फूड आया, और जब हमने 4 यूनिट्स ऑफ क्लोथ लिया था तो हमारे सामने 4 यूनिट ऑफ फूड आया था. तो वो जो इंडिफरेंस शेड्यूल में हमने बात की थी उसी को जब हमने यहाँ पे पॉइंट्स बना दीजिए और उसके बाद हमने इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक कर्व का शेप दे दिया. So this will be known as the IC, and these will be the different combination that the consumer can avail with the given and the limited income A, B, C and D. 10:1, 7:2, 5:3 and 4:4. These are the combinations that the consumer can avail. So this is basically indifference curve. इसके बारे में हम लोग ने यहाँ पे समझ लिया. अब आती है बात कि what are the basic properties of indifference curve. प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे. सबसे पहले सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है that IC means indifference curve. IC is convex to the origin. अगर हम यहाँ पे छोटा सा एक इंडिफरेंस कर्व बनाएं तो उसमें हम देखें यहाँ पे अगर ये है ओरिजिन और ये IC है जो कि इस ओरिजिन की तरफ झुका हुआ है.
ये क्या रिजेंबल कर रहा है, इसके बारे में अगर हम डिटेल में ज़रा सा देखें, ये रिजेंबल कर रहा है, देखिए ये तो एक प्रॉपर्टी है दैट आई सी इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, लेकिन सवाल ये होता है हमेशा वाई। अगर आपने सिंपल ये लिख दिया कि आई सी इज इन कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, तो इससे कोई चीज़ हल नहीं निकलेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इस कर्व को। मैंने जैसे कहा कि अगर हम सिर्फ ये बात करेंगे दैट आई सी इज इन कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, तो कोई हल नहीं निकलेगा, आपके सामने बहुत अच्छा कोई रिजल्ट नहीं शो हो पा रहा है। तो हमको समझना पड़ेगा वाई, क्यों क्यों ऐसा होता है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ इसका झुकाव क्यों होता है। ठीक है, तो हमें एक देखते हैं चेंजेस को देख के कि अगर हम चेंजेस पे गौर करें, आप भी करेंगे गौर। देखिए ये है चेंज इन x, ये है चेंज इन y। देखिए x यहाँ पे बढ़ रहा है, अब ये x ये है और ये है आपका चेंज इन y। तो अगर आप देखें इस पॉइंट से और इस पॉइंट में, तो चेंज इन y कम हो रहा है और x में चेंज बढ़ रहा है, मीन्स दिस x इज राइजिंग। और आपने देखा था यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे x बढ़ रहा है 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4, और y आपका लगातार कम होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे साबित होती है कि व्हेन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दैट मीन्स दैट MRS इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज फॉलिंग। वाई, व्हाट इज द रीज़न? मैंने जैसे आपको सवाल उठाया था क्वेश्चन शुरू में कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब है MRS का गिरता हुआ क्रम, डिमिनिशिंग MRS इज द रीजन बिहाइंड द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द IC. Then the second property, we are moving towards the second property of IC. The second property is IC. The second, आप इसको, कुछ लोग इसको फर्स्ट भी प्रॉपर्टी रखते हैं, अज्यूम करते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दैट IC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको कुछ लोग नेगेटिव स्लोपिंग भी कहते हैं, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हो रही है? डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर आपने देखा है IC को भी थोड़ी देर पहले भी मैंने बनाया और इसी स्क्रीन पे है, आप डाउनवर्ड स्लोपिंग में देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है कि वन वेरिएबल इज फॉलिंग एंड अनदर वेरिएबल इज राइजिंग। सो मैंने आपसे जैसे बताया कि हर चीज़ का एक y होता है, तो y द इंडिफरेंस curve is downward sloping, you have to be sure कि you should have the answer of maximum number of y's, maximum ज़्यादा से ज़्यादा y क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो ये तो हर किताब में लिखा है कि IC is downward sloping, लेकिन क्यों है? Because we have the limited resources, or with the limited resources, if you want to increase the consumption of one commodity, you have to decrease the consumption of other. अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो और आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, 2 रुपए वाली टॉफीज लेनी है आपको या 5 रुपए वाली चॉकलेट लेनी है आपको, तो आप या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप दोनों चीज़ें ज़्यादा ले लें, आप एक चीज़ को कम करेंगे। अगर आपने एक चॉकलेट ली है तो आप 2 टॉफीज़ और 1 रुपया बचा सकते हैं। अगर आपने 5 टॉफ़ीज़ ले ली हैं तो चॉकलेट नहीं ले सकते हैं। अगर आपने 2 चॉकलेट ले ली हैं तो आप टॉफ़ीज़ नहीं ले सकते हैं। तो आपको एक दूसरे की कॉस्ट पे ही अपने पैसे को खर्च करना पड़ेगा। सो IC विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड विद ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज हमको अपने एलोकेशन को इसी तरीके से करना पड़ता है कि जहाँ पे एक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए दूसरे कंजम्पशन को कम करना पड़ता है। नाउ the third property is, moving towards the third property, higher IC gives high satisfaction. एक assumption था
नॉन स्टेटी बिहेवियर, जिसको हमने अपने शुरू में नहीं बताया था, तो उसके बारे में हम लोगों को क्योंकि यहाँ पे बात करनी थी तो हम इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे कि हाई आईसी हाई सेटिस्फैक्शन से मतलब क्या है। इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ द नॉन स्टेटी बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। इसका मतलब है कंज्यूमर प्रेफर्स मोर, एक आदमी हमेशा ज़्यादा चाहता है। दिस इज द रीज़न ऑफ हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा चाहता है। इसका बहुत सिंपल सी एक मिसाल है। अगर आप अपने दोस्त से कहें यार, फॉर एग्जांपल आप कहें यार 2 दाने दे दो, कोई चीज़ के 2 दाने दे दो, 2 चीज़ें दे दो, और वो आपको वही 2 चीज़ें दे दे, तो आप फ़ौरन कहेंगे अरे अजीब कंजूस आदमी, और 2 चीज़ें मांगी 2 ही दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कोई पैकेट के अंदर फॉर एग्जांपल मीठी सौंफ है, कुछ ऐसा है, आपके भाई 2 दाने दे दो, माउथ फ्रेशनर है 2 दाने दे दो, वो 2 ही दाने दे दे, तो आप क्या कहेंगे, बड़े कंजूस हो यार, 2 दाने दे रहे हो, 2 ही मांगे। तो कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा में खुश होता है, वो कभी कम में खुश नहीं होता है। तो अगर हम एक आईसी की मदद से इसको समझें तो हम क्या देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक आईसी मैप है जहाँ पे हमारे सामने 2 आईसीज हैं, प्लीज़ इग्नोर कि ये थोड़ी सी लाइंस टेढ़ी बन रही हैं, एंड इफ़ वी डिवाइड दिस पर्टिकुलर कर्व विद द हेल्प ऑफ दिस 45 डिग्री लाइन, इस 90 डिग्री एंगल को 45 डिग्री लाइन से हम कट करें, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि एक IC1 है जो नीचे है, एक IC2 है जो कि ऊपर है, और दोनों में कंजम्पशन पैटर्न को देखा हमने। तो फॉर एग्जांपल ये Y कमोडिटी है और ये X कमोडिटी है। यहाँ पे कंज्यूमर 1 कमोडिटी ऑफ Y ले रहा है IC1 पे, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 कमोडिटी ऑफ Y कमोडिटी है, और 1 यूनिट ऑफ X कमोडिटी की भी एक ही यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर वाली यूनिट पे गौर करें, IC2 पे, जो यहाँ पे इंटरसेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे वो 2 यूनिट्स ऑफ Y ले रहा है और 2 यूनिट्स ऑफ X ले रहा है। आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्योंकि ऊपर बढ़ रहा है तो 1 की जगह 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2। तो IC1 पे वो दोनों 1 और 1 ले रहा है, और IC2 पे वो दोनों चीज़ों की 2-2 यूनिट ले रहा है। तो बिकॉज कंज्यूमर, आप खुद अपने पे रख के सोचिए, आप हमेशा ज़्यादा कमोडिटी पा के खुश होते हैं ना, तो इसीलिए IC जो हायर होगा वो हायर सेटिस्फैक्शन ऑब्वियसली देगा। देन द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ IC इज नो इंटरसेक्शन। नो इंटरसेक्शन मीन्स 2 IC कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी आपस में 2 IC इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल हम माने कि ये हमारे सामने 2 ICs हैं, ये है हमारी IC1 और ये है हमारी IC2। तो देखिए इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट का नाम हम देते हैं इमेजिनरी E। इस E पॉइंट से पहले ये IC1 जो थी लोअर थी, और IC2 जो थी वो हायर थी। E पॉइंट से पहले, बिफोर E, IC1 लोअर है और IC2 हायर है। आफ्टर E के बाद क्या देखने को मिलता है हमें कि 2 नीचे हो गई और 1 ऊपर हो गई। IC1 अब हायर हो गई और IC2 लोअर हो गई। तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हायर IC हायर सेटिस्फैक्शन देता है। तो अगर IC2 यहाँ पे हायर है तो वो सेटिस्फैक्शन उसका हायर होगा और यहाँ पे लोअर होगा। एक अजम्पशन जो कि पहले डिस्कस नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस करना है, वो ये कि IC के हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन सेम होता है। एवरी पॉइंट ऑफ IC गिव्स सेम सेटिस्फैक्शन। मैंने पहले ही बताया था, उसको यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस करते हैं कि हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन सेम होता है। तो अगर हम देखें कि पॉइंट E से पहले अगर IC2 पे हायर सेटिस्फैक्शन है और IC1 पे लोअर है, तो अकॉर्डिंग टू रूल IC1 पे हमेशा लोअर होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि E पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, दोनों बराबर हो गए, तो हायर और लोअर सेटिस्फैक्शन बराबर नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन।
और ई पॉइंट के बाद यही IC1 जो लोअर था वो हायर बन गया और IC2 जो हायर था वो लोअर बन गया। तो क्योंकि सेटिस्फेक्शन लोअर का हमेशा लोअर रहेगा, लेकिन यहाँ लोअर का सेटिस्फेक्शन ई पॉइंट के बाद हायर हुआ जा रहा है और हायर का सेटिस्फेक्शन IC2 का सेटिस्फेक्शन ई के बाद लोअर हुआ जा रहा है। तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है अकॉर्डिंग टू द अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसीलिए 2 IC कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इनफैक्ट मैं अगर आगे बात करूं, इसकी एक अलग थ्योरी है पूरी, यहाँ तक आपस में तो इंटरसेक्ट नहीं हो सकते और वो आपस में कभी किसी एक एक्सेस पे भी इंटरसेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते, ऐसा भी होना मुमकिन नहीं है। सो ये हमारे आज के लेक्चर की बात हो गई कि जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्यों, आखिर उसके बारे में बात की गई, क्या है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, क्यों हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को समझा, क्या इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल के मतलब है, इंडिफरेंस मैप इंडिफरेंस कर्व क्या है। देन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करी और अजम्पशंस के बारे में बात करी कि इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस क्या हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी। हमारे नंबर्स गिवन हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, टेलीग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे द एजुकेटर्स इंडिया के नाम से। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।